So let us start with permutation and combination. तो पहले देखते हैं परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है. परम्यूटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मीन्स सेलेक्शन. सेलेक्शन मीन्स लाइक इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट गए और कुछ सामान खरीद करके लाए. तो पहले स्टेप में हम कुछ खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं और उसके बाद आके घर पे उसको अरेंज करते हैं. तो यूजुअली फर्स्ट नंबर पे सिलेक्शन होता है और उसके बाद चीज़ें अरेंज करी जाती हैं. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और पहली चीज़ का मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है. मैथ्स के नाम पे सिर्फ यहाँ पे दो ही चीज़ें होती हैं, मल्टीप्लाई करना होता है या ऐड करना होता है. और हम कोशिश करेंगे 70% ऑफ क्वेश्चंस बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे, सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से. और बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है. जो भी हम डेली लाइफ में करते हैं उसको हमें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और देखना होगा कि क्या चीज़ें रेलेवेंट होती हैं डेली लाइफ में करना और क्या इररेलेवेंट होता है कोई भी काम, एनी काइंड ऑफ डूइंग. तो पहला प्रिंसिपल होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लाई करी जाती हैं. इफ एन ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब एक्सपेरिमेंट, ऑपरेशन बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं. एक्सपेरिमेंट इज एनी काइंड ऑफ डूइंग, कोई भी काम करना, कोई भी काम करना. एनी काइंड ऑफ डूइंग इज एक्सपेरिमेंट. क्रिकेट खेलना एक्सपेरिमेंट है, पढ़ना एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी लिखना एक्सपेरिमेंट है, कहीं जाना एक्सपेरिमेंट है. एनी काइंड ऑफ डूइंग इज एक्सपेरिमेंट. कोई भी एक्सपेरिमेंट कई तरह से करा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. एक्सपेरिमेंट लाइक स्कूल या कॉलेज से घर जाना. स्कूल या कॉलेज से घर जाना वॉक करके भी जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, रिक्शे से जा सकते हैं. लेट्स से इतने ही एग्जाम्पल लेते हैं. 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स, 5 वेज हो गए. इस एक्सपेरिमेंट को करने के, लाइक कॉलेज से या स्कूल से घर जाना, 5 वेज हो गए. और ये बात बहुत कॉमन है, कॉमन सेंस ही काम आएगा इस चैप्टर में. सिर्फ और सिर्फ किसी भी काम को करने के जो तरीके होते हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं, ये बताया नहीं जाएगा. और ये बहुत कॉमन बात है. लाइक हमसे अगर बोला जा रहा है कि स्कूल से घर जाना है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पहला तरीका है वॉक करके जाना, दूसरा तरीका भी वॉक करके जाना, तीसरा तरीका भी वॉक करके जाना. तो वो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा. ऑब्वियसली जितने भी तरीके किसी काम को करने के बताए जाएंगे सारे डिफरेंट होंगे. वॉक करके जाना, बस से जाना, साइकिल से जाना, कार से जाना, बाइक से जाना, ऑटो से जाना, रिक्शे से जाना एंड सो ऑन. तो ये बात समझ में आनी चाहिए और इसको ऐसे ही डिटेल में समझना है. बिकॉज में प्रॉब्लम ये होती है इस चैप्टर में, क्योंकि जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं हमें खुद नहीं पता होता है कि वो हम क्यों लिख रहे हैं. लाइक जैसे अगर याद हो तो कोई क्वेश्चन हमने इस तरह सॉल्व करा तो हमें इसका आइडिया नहीं कि हमने क्यों मल्टीप्लाई करा. और जब इसका आइडिया मिल जाएगा हमने क्यों मल्टीप्लाई करा, तो कोई भी डाउट इस चैप्टर में नहीं आने वाला. तो इस चैप्टर में सबसे पहला हुआ कि ये होगा हमें कि एक्सपेरिमेंट ढूंढना कि हमारा काम क्या है, हमसे क्या करने को बोला गया है. उसके बाद वो काम कितने तरह से करा जा सकता है. लेट्स से इस थ्योरी में दे रखा है m डिफरेंट वेज. पहला एक्सपेरिमेंट है जो m तरह से करा जा सकता है. एक्सपेरिमेंट 1 कैन बी डन इन m वेज. जैसे पहला एग्जाम्पल ये हो गया, स्कूल से घर जाना, कॉलेज से घर जाना. फिर कोई दूसरा ऑपरेशन है, सेकेंड ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन ले लेते हैं. सेकेंड लाइक कुछ भी ले सकते हैं, लखनऊ से दिल्ली जाना. तो लखनऊ से दिल्ली बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय फ्लाइट जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं. 3 वेज. ऑब्वियसली ये तीनों वेज डिफरेंट आ रहे हैं.
तो इसी को जनरलाइज कर लिया कि एक्सपेरिमेंट 2 को करने के n वेज, n डिफरेंट वेज। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, एनी काइंड ऑफ डूइंग, जो भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट में दे रखा है ये काम करना है तो एक्सपेरिमेंट हो गया। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि उसको करने के कितने तरीके हैं, उस काम को कितने तरह से करा सकता है। फिर 2 एक्सपेरिमेंट है तो दूसरे एक्सपेरिमेंट को कितने तरह से करा सकता है, 3 एक्सपेरिमेंट है तो 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हैं। देन 2 ऑपरेशंस इन सक्सेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m into n वेज। तो ये मल्टीप्लाई क्यों करा गया है, इस बात को बहुत ध्यान समझना है। तो पहला काम, पहला स्टेप क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट डिफाइन करना, स्टेप 1 एक्सपेरिमेंट डिफाइन करना। स्टेप 2 वो कितने तरह से करा जा सकता है। अब इसी के बाद these 2 experiments must be independent। ये दोनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। These 2 experiments must be independent। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको मान लें कि एक स्टूडेंट स्कूल से घर जा रहा है और एक पैसेंजर है जो लखनऊ से दिल्ली जा रहा है एट द सेम टाइम। तो इनमें आपस में कोई लेना देना नहीं है, आपस में कोई लेना देना नहीं। इट मीन्स कोई भी कैसे भी वो काम कर सकता है अपना काम। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं 2 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, जितनी इंफॉर्मेशन दी जाती है उतने में ही सेटिस्फाई हो जाता है। इसमें कई बार कुछ जरूरत से ज़्यादा लोग दिमाग लगा देते हैं, उस चक्कर में भी वो सॉल्व नहीं हो पाता है। 2 स्टूडेंट हैं, सेम स्कूल के हैं और उनको स्कूल से घर जाना है। तो दोनों के पास 5 तरीके हैं, 5 वेज हैं। तो पहले स्टूडेंट के पास भी 5 वेज, दूसरे स्टूडेंट के पास भी 5 वेज, एंड दीज 2, ये दोनों स्टूडेंट कैसे भी स्कूल से घर जा सकते हैं। लाइक पहला स्टूडेंट है वो बाइक से जा सकता है, दूसरा बस से जा सकता है। अब इसमें अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाया जाता है कहीं वो सेम स्कूल के तो नहीं हैं, कहीं वो फ्रेंड्स तो नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं सोची जाती, ये सब चीज़ें रेलिवेंट हैं यहाँ पे। तो 2 स्टूडेंट हैं, दोनों का स्कूल से घर जाना इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंडिपेंडेंट है और क्या चीज़ इंडिपेंडेंट है। इसको भी आगे धीरे धीरे एग्जाम्पल वाइज हम देखेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, हम ये ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप से पूछेंगे क्या ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में लगा दिया जाए कि हाँ ऐसा करना है, डिजिट्स फिल करनी है विदाउट रिपीटेशन, डिजिट्स फिल करनी है विद रिपीटेशन, तो इस वजह से हम डिपेंडेंट नहीं होते। कोई भी लॉ इम्पोज करने से, कोई भी रूल इम्पोज करने से, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई तो एक तरह से हमारे लिए लॉ है। तो लॉ को मानने से हम डिपेंडेंट नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना है। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे 1 by 1। और इसमें कई तरह के वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, तो आई थिंक उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें आप लोग, तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ये थॉट क्यों गलत है या क्यों सही है, या इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 3 ऑप्शन होते हैं ABCD, 3 ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन गलत होते हैं, कोई भी 3 गलत हो सकते हैं। तो गलत का परसेंटेज ज़्यादा है, सही का 25% है। और कई बार स्टूडेंट ये करता है कि ऑप्शन देख के मेथड सोचने की कोशिश करता है, तो गलत तरीका है कि ऑप्शन में जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग मेथड सोचना। तो अगर ऐसा कोई भी थॉट आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें लग रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, उनका स्कूल से घर जाना डिपेंडेंट होगा, तो उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो हर एक चीज़ को, तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे ऐसा क्यों। तो दूसरा स्टेप हो गया क्या ये 2 एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट पे, या जितने भी एक्सपेरिमेंट है, सपोज कर लो 20 स्टूडेंट्स स्कूल से घर जा रहे हैं, 200 स्टूडेंट्स स्कूल से घर जा रहे हैं, तो दीज आर 200 एक्सपेरिमेंट्स।
क्या ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं इंडिपेंडेंट है। तो आपस में स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन नहीं निकाला जाता है कि 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट उसमें ब्रदर्स हैं तो साथ ही जाएंगे। इस तरह का नॉनसेंस चीज़ें, इररिलेवेंट चीज़ें नहीं सोची जाती इस चैप्टर में, और यही प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में। इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। इसके बाद दीज 2 एक्सपेरिमेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड at the same time। ये बात तीसरे स्टेप में हमें हर क्वेश्चन में कंफर्म करना है, क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट सेम टाइम पे करे जा सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये चैप्टर हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ भी करने नहीं जाना होता है, सब बैठे बैठे कॉपी पेन में बताना होता है। जैसे कि ये लखनऊ से दिल्ली जा रहा है एक पैसेंजर, तो हमें लखनऊ से दिल्ली जाना नहीं है, बस यहाँ बैठ के बताना है कि हाँ वो 3 तरह से जा सकता है। तो इन बातों का रेलेवेंस अभी धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। तो हमें सिर्फ बताना है, सोच करके आंसर लिखना है, और ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करो कि एक पर्सन है और उसको वेकेशन पे जाना है, तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसको वेकेशन पे जाना है, तो वेकेशन पे या तो वो गोवा जा सकता है या मुंबई जा सकता है। तो अब सोच के हम ये भी नहीं बता सकते कि एट द सेम टाइम वो दोनों जगह चला जाए, ये चीज़ इरेलीवेंट हो जाएगी, नॉनसेंस हो जाएगी। एट द सेम टाइम वो एक ही जगह जा सकता है, तो सोच के हम वही चीज़ें बताएंगे जो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इन सेंटेंसेस को दिमाग में बैठाते जाओ, उसको आगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग। तो परफॉर्म एट द सेम टाइम, देन टोटल नंबर ऑफ वेज of doing experiment 1 and यहाँ इंपॉर्टेंट है, और देखेंगे एंड कई बार लिखा होता है और कई बार अंडरस्टूड होता है। तो अगर एंड लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और कई बार एंड अंडरस्टूड होगा। तो अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो उस केस में हम नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दीज आर द नंबर ऑफ वेज। तो हर क्वेश्चन में अब ऐसे ही करना है। पहले तो हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना है कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहे हैं, फिर सोचना है उनको कितने तरह से करा जा सकता है, फिर सोचना है क्या दोनों एक्सपेरिमेंट, तीनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। फिर ये बात सोचनी है तुम्हें, क्या ये काम, ये एक्सपेरिमेंट एट द सेम टाइम करे जा सकते हैं कि नहीं करे जा सकते। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये सोचना है हमें, क्या वहाँ पे एंड लिखा हुआ है कि एंड अंडरस्टूड है। जैसे कि सपोज कर लो 2 स्टूडेंट्स को हमें किसी काम से भेजना है, मार्केट भेजना है, तो वहाँ पे हम एंड लगा सकते हैं कि पहला स्टूडेंट भी चला जाए एंड दूसरा भी चला जाए। तो यहाँ पे एंड लगाया भी जा सकता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सीधे सीधे बोथ। लेकिन अगर 100 स्टूडेंट को किसी काम से भेजना है हमें, तो हम 100 बार एंड नहीं लगाएंगे कि पहला भी जाए एंड दूसरा भी जाए एंड तीसरा भी जाए एंड चौथा भी जाए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एंड 100 बार लगाना नॉनसेंस है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, और पूरा लॉजिक सिर्फ सोचने का ही है यहाँ पे, और बहुत सिंपल बातें हैं अगर सारी बातों को फॉलो करते गए। तो अब आगे से जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम इन 3-4 स्टेप्स को फॉलो करके ही करेंगे, और अगर ये 3-4 स्टेप्स फॉलो करके करा तो फिर जो भी आंसर आएगा उसमें डाउट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स बिना कुछ सोचे समझे इसका आंसर लिख देते थे। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये है, एक कॉलेज ऑफर्स 6 कोर्सेज इन द मॉर्निंग। सपोज कर लेते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में कॉलेज चलता है और इवनिंग शिफ्ट में भी कॉलेज चलता है। M1, M2, M3, M4, M5, M6, 6 कोर्सेज हैं, और इवनिंग में 4 कोर्सेज हैं, E1, E2, E3, E4, E5। ध्यान रखना यहाँ पे आंसर का रेलेवेंस नहीं है, मेथड का रेलेवेंस है। आंसर तो इनिशियली कोई भी निकाल लेता है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है फिर आंसर निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है।
तो आंसर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मेथड समझना है। द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज या चॉइस विद स्टूडेंट इफ ही wants to study one course in the morning and one course in the evening। एक कोर्स उसको मॉर्निंग का सेलेक्ट करना है, मॉर्निंग का कोर्स सेलेक्ट करना इज एन एक्सपेरिमेंट 1, और एक कोर्स उसको इवनिंग का सेलेक्ट करना है, इवनिंग का कोर्स सेलेक्ट करना इज एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा, मॉर्निंग का कोर्स सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? छः कोर्सेज हैं तो 6 वेज हैं। इवनिंग का कोर्स सेलेक्ट करने के 4 वेज हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 2, अब हमें ये सोचना है क्या ये कोर्सेस ज्वाइन करना, अटेंड करना, पढ़ना इंडिपेंडेंट है। तो इस बारे में प्रैक्टिकली सोचते हैं। अगर आपको ही कोई कोर्स ज्वाइन करने जाना है, मॉर्निंग में कुछ साइंस के कोर्सेज चल रहे हैं, इवनिंग में कुछ इंग्लिश के कोर्सेज चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कॉलेज जाने के बाद हम सोचते हैं कि मॉर्निंग में गए और मॉर्निंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया, इवनिंग में गए और इवनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया। जैसा कि पहले हमने मेंशन करा है कि यहाँ पे कुछ करने जाना नहीं होता है, सिर्फ बैठ के बताना होता है। तो ये माइंड मेकअप करके हम पहले से ही जाते हैं कि मॉर्निंग में हम M3 लेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे, और इवनिंग में हम इंग्लिश लिटरेचर लेंगे, E4 लेंगे। तो एट द सेम टाइम हम सोच सकते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में अगर हमने M3 लिया तो इवनिंग के सारे कोर्सेस, 4 कोर्सेज हैं उसकी, 4 कोर्सेज सारे ओपन हैं। अगर M3 हमने ऑप्ट करा है तो E1 भी ले सकते हैं, E2 भी ले सकते हैं, E3 भी ले सकते हैं, E4 भी ले सकते हैं, सारी चॉइस ओपन है। या अगर हमें पता है कि हमने E3 ले लिया, इंग्लिश लिटरेचर ले लिया, तो मॉर्निंग के सारे कोर्सेज ओपन है। सपोज कर लो ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, EVS है, हिंदी है, सपोज कर लो कुछ भी, बायोलॉजी है। तो अगर हमने E3 ऑप्ट करा है तो यहाँ के लिए 6 चॉइस पूरी ओपन है। तो मॉर्निंग में कोर्स ज्वाइन करना और इवनिंग में कोर्स ज्वाइन करना आर इंडिपेंडेंट। ये दोनों कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। किसी को लगता है डिपेंडेंट है तो डिस्कस कर सकते हो। स्टेप 3, क्या ये कोर्सेज एट द सेम टाइम ज्वाइन करे जा सकते हैं? बिल्कुल, बताया जा सकता है। अगर तुमसे कोई सजेशन लेता है तो एट द सेम टाइम तुम बता सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि पहले हम मॉर्निंग में जाएंगे फिर हम इवनिंग में जाएंगे। कॉलेज में एक टाइम पे जाके भी अगर जाना भी पड़े तो एक टाइम पे जाके भी दोनों कोर्सेज ऑप्ट करे जा सकते हैं। तो एट द सेम टाइम मॉर्निंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स से M3, और इवनिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं E4। एट द सेम टाइम ये काम किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि मॉर्निंग में तुम कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर लो और इवनिंग में तुम इंग्लिश लिटरेचर ज्वाइन कर लो। तो इट मे बी पॉसिबल। और देखते हैं एंड लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे लिखा है एंड 1 कोर्स इन द इवनिंग। तो लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमें समझना पड़ेगा कि एंड यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो स्टेप 4 भी हमारा कंफर्म हो गया एंड से। अब हम इन नंबर ऑफ वेज को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इवनिंग में 6 चॉइस हैं और मॉर्निंग में 4 चॉइस हैं, तो दीज आर 24 वेज। अब इसके बाद कोई भी जितना डाउट क्रिएट करे, हमें पता है हमने सही करा। बिकॉज में प्रॉब्लम यही होती है कि हम कुछ भी बिना सोचे समझे, ये क्वेश्चन पहले भी आप कर सकते थे लेकिन इतना सोचते नहीं, इस वजह से आगे जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो क्वेश्चन फिर सॉल्व ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2। In how many ways we can clean and clouded overcast day occur in a week? वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। Assuming that an entire day is either clean or clouded। अच्छा, ये चीज़ नहीं भी दी जाती तो फिर बहुत क्लियर कट रहना है, मतलब अननेसरी कंफ्यूजन नहीं पालना है कि सुबह तक धूप रही और शाम को पानी बरस गया, इस तरह का
चीज़ें इस बारे में नहीं सोचनी है। इसमें दो ही एस्पेक्ट होंगे एट द सेम टाइम, या तो क्लाउडेड होगा या क्लीन होगा। तो इस तरह की नॉनसेंस चीज़ें इसमें नहीं सोची जाती, इससे बचना है। तो देखते हैं मंडे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो पहला एक्सपेरिमेंट है, कोई भी डे ले सकते हो, हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, संडे ले सकते हो, वेंसडे ले सकते हो। इसके लिए दो चॉइस है ओवरकास्ट करने की, क्लीन होगा या क्लाउडेड होगा। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट 2 है, इसको फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट करना भी एक एक्सपेरिमेंट है, एक तरीके का काम है। या तो क्लीन होगा या क्लाउडेड होगा। तो इस तरह से कितने एक्सपेरिमेंट आएंगे? आई थिंक 7 एक्सपेरिमेंट आएंगे। 7 एक्सपेरिमेंट आएंगे और उसके लिए हर एक के लिए कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है, 2 वेज। क्लीन होगा या क्लाउडेड होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये एक्सपेरिमेंट, जो 7 एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट हैं? इस बारे में सोचते हैं। आंसर लाने की जल्दी नहीं करनी है, जब सारी चीज़ें कंफर्म होंगी तब हम आंसर लिखेंगे। सपोज कर लिया हमने, फोरकास्ट कर दिया कि नहीं सनी डे रहेगा, क्लीन रहेगा मंडे को, तो इट मीन्स ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है, क्लीन भी हो सकता है, क्लाउडेड भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मंडे पानी नहीं बरसा तो ट्यूसडे भी नहीं बरसेगा। एंड इन द सेम वे वेंसडे के लिए भी इंडिपेंडेंट है, क्लीन भी हो सकता है, सनी भी हो सकता है, क्लाउडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी क्लियर कट कि 7 दिन में जो हमारा काम है फोरकास्ट करना वो इंडिपेंडेंट है। ओके, क्या एट द सेम टाइम 7 दिन का फोरकास्ट करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। एट द सेम टाइम होता ही है, मंडे ट्यूसडे वेदर फोरकास्ट खोल करके अगर हम देखते हैं तो पूरे वीक का या पूरे मंथ का भी हमें फोरकास्ट मिल सकता है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे से लेके संडे तक पूरा फोरकास्ट एक बार में करा जा सकता है, एट द सेम टाइम करा जा सकता है, एट द सेम टाइम सोचा जा सकता है। ओके, तो एट द सेम टाइम भी कंफर्म है। अगर इसमें भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं हमें। और एंड यहाँ अंडरस्टूड है क्योंकि 7 दिन पूरे वीक का बताना, इन अ वीक पहले दिन का ही बताना है। एंड ऑब्वियसली यहाँ 7 बार तो एंड नहीं लगाते कि मंडे का ही बताओ एंड, ट्यूसडे का ही बताओ एंड। तो काम हमारा पूरा तभी होगा जब हम 7 दिन 7 डेज का फोरकास्ट करेंगे। तो हर एक के लिए 2 मंडे को फोरकास्ट करने के 2 तरीके, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। और ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने सारी चीज़ें कंफर्म कर ली हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रूल के लिए, तो ये कंफर्म हो गया है, इस वजह से हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इट्स आंसर इज सिंपली 2 to the power 7। तो अगर इस मेथड से इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा तो फिर डाउट कम होता है। इसी के आगे एक चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए भी परमुटेशन का बेसिक कंसेप्ट अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, ए पर्सन वॉन्ट्स टू गो फ्रॉम स्टेशन P टू स्टेशन R वाया स्टेशन Q। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि लखनऊ से दिल्ली जाना है वाया कानपुर। दिस इज स्टेशन P, दिस इज स्टेशन R, दिस इज स्टेशन Q। There are 4 ways from P to Q. Sorry, this is Q, this is R, जैसा ऊपर दे रखा है। 4 रास्ते हैं लखनऊ से कानपुर जाने के, and there are 5 routes from कानपुर से दिल्ली जाने के। 5 रास्ते हैं, 4 ways, 4 ट्रैक्स हैं, 4 ways हैं, एंड यहाँ पे 5 routes हैं जिससे हम जा सकते हैं। In how many ways we can travel from P to R? यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि काम हमें पूरा करना है। काम हमें क्या दिया गया है? लखनऊ से दिल्ली जाना है। कुछ लोग केसेस बना लेते हैं कि लखनऊ से कानपुर ही गए, कानपुर से दिल्ली गए, नहीं, ऐसा नहीं है। काम जितना बोला गया है एग्जैक्टली उतना करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है।
ऐसा नहीं कि फिर दिल्ली के बाद मुंबई चले गए। सिर्फ इतना करना है, एग्जैक्टली इतना करना है, ना इससे ज़्यादा कुछ करना है ना ही इससे कम कुछ करना है। तो ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया लखनऊ से कानपुर जाना, एंड दैट इज 4 ways। दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया कानपुर से दिल्ली जाना, दैट इज 5 ways। ओके, 4 ways एंड 5 ways। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब हमें ये देखना है क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को कन्विंस नहीं करना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कुछ भी करना है, लाइक ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो हम लखनऊ से कानपुर और कानपुर से दिल्ली नहीं चले जाएंगे, वहीं बैठे बैठे आंसर देंगे इसका। तो हम बता सकते हैं, मतलब कोई फ्रेंड हमारा जा रहा है तो हम बता सकते हैं कि हाँ इस रूट से चले जाना, ये थोड़ा साफ़ सुथरा रूट है, क्राउडेड कम रहता है, और फिर कानपुर से दिल्ली इस रूट से चले जाना। तो एट द सेम टाइम हम बता सकते हैं, बताया जा सकता है कि इस रूट से इस हाईवे से चले जाना, फिर इस हाईवे से चले जाना। एट द सेम टाइम ये बताया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रिप प्लान करते हो और ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो, तो एट द सेम टाइम तुम्हारा प्लान बना देता है। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें यूरोप जाना है तो फिर वो यूरोप जाके बताएगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन है, एट द सेम टाइम बैठे बैठे टेबल पे वो प्लान बना के दे देगा। तो यही काम हमें भी करना है, हमें सिर्फ बताना है। तो लखनऊ से कानपुर अगर वो पहली रोड से गया तो ये 5 रोड्स उसके लिए ओपन है, या सेकेंड रोड से वो कानपुर से दिल्ली गया तो हम नहीं बता सकते कि वो किस रोड से 4 में से लखनऊ से कानपुर आया होगा। तो इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। इस पर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। तो सेकेंड स्टेप हो गया। और क्या यहाँ पे थर्ड स्टेप में, सॉरी ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमने बात करी थी एट द सेम टाइम की। एट द सेम टाइम हम बता सकते हैं कि इस रूट से तुम लखनऊ से कानपुर चले जाओ, एंड इस रूट से कानपुर से दिल्ली चले जाओ। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी रोड कभी भी ऑप्ट करी जा सकती है। इससे अगर लखनऊ से कानपुर गए तो इस रोड से हम कानपुर से दिल्ली जा सकते हैं, इससे कानपुर से दिल्ली गए तो इन चारों में से किसी भी रोड से हम लखनऊ से कानपुर आ सकते हैं। और क्या है यहाँ पे, एंड लिखा है कि अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे एंड अंडरस्टूड है क्योंकि लखनऊ से दिल्ली हमें जाना ही जाना है और वाया कानपुर। तो मतलब पहला एक्सपेरिमेंट एंड दूसरा एक्सपेरिमेंट करना ही करना है। तो एक्सपेरिमेंट ओवरऑल ये पूरा काम तब होगा जब एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंड अंडरस्टूड है। तो चारों चीज़ें अगर कंफर्म हो गई तो पहले एक्सपेरिमेंट को 4 तरह से कर सकते हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट को 5 तरह से कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज आर 20। दीज आर 20 वेज। सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैन हैज 3 जैकेट्स, 3 जैकेट्स हैं, 10 शर्ट्स हैं, 5 पेयर ऑफ स्लैक्स हैं। इन इफ एन आउटफिट कंसिस्ट ऑफ जैकेट, जैकेट पहनता है, शर्ट पहनता है, पेयर ऑफ स्लैक्स पहनता है, हाउ मेनी आउटफिट्स कैन बी मेक। ओके, तो कितने तरह से वो ड्रेस हो सकता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट है स्लैक्स पहनना। स्लैक्स कितने तरह से पहन सकता है, 5 वेज से। ओके, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट है शर्ट पहनना। पहले शर्ट पहनेगा ऑब्वियसली, उसके बाद जैकेट पहनेगा, 10 वेज। तीसरा एक्सपेरिमेंट है जैकेट पहनना, दैट इज 3 वेज। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, क्या ये एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट है। तो आई थिंक अब सोच सकते हो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट है।
कौन से वो स्लैक्स पहनता है, कौन सी शर्ट पहनता है, कौन सी जैकेट पहनता है, ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती। कोई भी स्लैक्स पहन सकता है। अगर कोई एक पार्टिकुलर स्लैक पहला पहना उसने, तो 5 शर्ट में 10 शर्ट में सारी चॉइसेस ओपन है। या एक शर्ट उसने तीसरे नंबर की पहनी, तो स्लैक्स में 5 चॉइस ओपन है, जैकेट में 3 चॉइस ओपन है। तो इंडिपेंडेंट है ये, सोच के देख सकते हैं। कोई भी शर्ट, कोई भी स्लैक्स एंड कोई भी जैकेट पहनी जा सकती है। अब इसमें ये सब अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाना है, मैचिंग वगैरह का, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी होती, इससे कौन सी जैकेट मैच कर रही है एंड सो ऑन। तो इंडिपेंडेंट है। और स्टेप 3, एट द सेम टाइम, जैसे कि मॉर्निंग में उठते हैं या तैयार होने जाते हैं, तो पहले से ही माइंड मेकअप हो जाता है कि हमें आज ये कपड़े पहनने हैं। तो एट द सेम टाइम हम सोच सकते हैं कि हम क्या पहन के जाएंगे। ये ट्राउज़र पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे और ये जैकेट पहनेंगे। तो एट द सेम टाइम हम सोच के बता सकते हैं। और एंड क्या यहाँ पे मेंशन्ड है या अंडरस्टूड है, तो देखते हैं। एंड वैसे तो लिखा हुआ है, जैकेट भी पहननी है एंड शर्ट भी पहननी है एंड स्लैक्स भी पहननी। ओके, तो एंड अंडरस्टूड है। अच्छा, ये सब केसेस नहीं बनाए जाते हैं कि जैकेट नहीं पहनी। जितना बोला गया है एग्जैक्टली वो करना है, ना उससे ज़्यादा करना है ना उससे कम करना है। ओके, तो एंड अंडरस्टूड है। तो अब इस केस में ऑब्वियसली हम नंबर ऑफ वेज को क्या करें, 3 × 10 × 5 मल्टीप्लाई कर दें 150 वेज। तो अब आई थिंक मेथड समझ में आ रहा होगा। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many car number plates can be made if each plate consists of 2 different English alphabet? English alphabet सभी को पता है 26 होते हैं। लाइक कार नंबर प्लेट हम इस तरह से मान लेते हैं, लाइक यहाँ पे M हो गया, यहाँ H हो गया, MH, और 3 डिफरेंट डिजिट्स, यहाँ पे डिजिट्स आएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें एजम्पशन हमें लेना पड़ता है। इसको 2 पार्ट में करते हैं इस क्वेश्चन में। आगे हम देखेंगे जब भी 3 डिजिट नंबर बताना होता है, मान लो हमसे बोला गया कि 3 डिजिट नंबर बताओ, तो ऑब्वियसली 007 इज नॉट द 3 डिजिट नंबर। लाइक अब मुझे कोई बोले कि 6 डिजिट सैलरी हमें चाहिए, तो 6 डिजिट सैलरी में कभी भी ये नहीं करेंगे कि शुरू में 5 0 कर दिए और लास्ट में 1 बना दिया। ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा। ये शुरुआत के 0 इररिलेवेंट होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं। जैसे कार नंबर प्लेट है, तो कुछ बुक्स में इस चीज़ को फॉलो करा गया है, मतलब 3 डिजिट में ये ले लिया गया है 10% जगह, लेकिन 90% जगह जो भी शुरू के डिजिट है, पहला डिजिट है, वो 0 नहीं होना चाहिए। लाइक 100 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा ऑप्शन किस तरह का दे रखा है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आने लग जाएगा। लेकिन यूजुअली हम देखेंगे 3 डिजिट नंबर बनाएंगे तो हम ये नहीं बनाएंगे, हम पहला नंबर 0 नहीं हो सकता। ओके, तो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स फिल करने हैं, तो 26 और यहाँ 25। ओके, डिफरेंट है, बोला गया है, और जो बोला गया है वो हमारे लिए लॉ है, और वो जो बोला गया है उसको करने से हम डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे रेड लाइट पे रुकना है ट्रैफिक में, तो उसको करने से हम डिपेंडेंट नहीं होते। जो लॉज हैं हमें मानना होगा, और लॉज हमारे लिए वो हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है, ऐसा करो तभी आंसर आएगा। अदरवाइज ऑब्वियसली अब बोला गया है कुछ और कर कुछ और रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर नहीं आएगा। ठीक है, एंड 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो अभी फिलहाल हम यहाँ मान के चलते हैं कि 0 अलाउड है, तो दिस इज 10। ये सारे एक्सपेरिमेंट है। पहला प्लेस फिल करना एक्सपेरिमेंट 1, दूसरा प्लेस फिल करना एक्सपेरिमेंट 2, तीसरा प्लेस फिल करना एक्सपेरिमेंट 3, 4 एंड 5। इसको फिल करने के 9 और इसको फिल करने के 8 तरीके। ओके, तो ये टोटल हमारे पास एक्सपेरिमेंट 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं। कितने एक्सपेरिमेंट हैं? 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं।
अब हमें देखना है क्या ये इंडिपेंडेंट है, इस बारे में सोचना है। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट आ गए, अच्छा ये बोला गया है कि रिपीट नहीं होना है, तो m यहाँ नहीं आ रहा है, आ पा रहा है, इस वजह से डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ को तो मानना है, लॉ को मानने से हम डिपेंडेंट नहीं होते। m नहीं आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है एक्सेप्ट m, 25 में से कुछ भी आ सकता है। तो इन दो प्लेसेस को फिल करना क्या है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे कोई भी नंबर आ गया, लेट्स से 0 आ गया, अब 0 यहाँ तो नहीं आ सकता, 8 आएगा, 7 आएगा। जो यहाँ इन दो प्लेस पे जो डिजिट आ गई वो डिजिट यहाँ नहीं आ सकती। तो ये पांचों एक्सपेरिमेंट्स इन बॉक्सेस को भरना इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये बोला गया है और जो बोला जाएगा उसको हमें मानना पड़ेगा। ओके, देन अब इसके बाद की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट हो गया, अगर इसमें भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, अगर लग रहा है तुम्हें डिपेंडेंट है। ओके, अब एट द सेम टाइम, ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप हो गया एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर लिया हमने। तीसरा स्टेप है क्या एट द सेम टाइम कार नंबर प्लेट डिज़ाइन करी जा सकती है। बिल्कुल एट द सेम टाइम में डिज़ाइन करी जाती है। लाइक सपोज कर लो हमें पॉकेट मनी चाहिए घर से, और हमें 4 डिजिट में पॉकेट मनी चाहिए, तो हम एट रैंडम कुछ भी सोच सकते हैं कि 3500 लेंगे। मतलब इस तरह से नहीं सोचते हैं कि पहले डिजिट में क्या फिल करें, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इसमें 8 फिल कर दिया, इसमें 7 फिल कर दिया, इसमें 0 फिल कर दिया, अब ये पॉकेट मनी लेंगे। ये तरीका नहीं है। ऑब्वियसली हम माइंड मेकअप करके चलते हैं कि हमें इतने की ज़रूरत है, तो ये नंबर एट द सेम टाइम दिमाग में फ्लैश हो जाता है। और ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं होता है कि ये डिजिट्स 1 बाय 1 फिल होती हमें दिखती हैं तो हम ये नंबर सोचते हैं। तो एट द सेम टाइम कार की नंबर प्लेट बनाई जा सकती है। और ध्यान रखना ये सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कार की प्लेट में हमने MH फिल कर दिया और बाकी बोले कि खुद कर लेना, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरा 5 एक्सपेरिमेंट करने ही करने हैं। तो यहाँ पे एंड अंडरस्टूड है, पहला प्लेस फिल करना ही है, दूसरा फिल करना है, तीसरा फिल करना है, चौथा फिल करना है, पाँचवा फिल करना है। तो ये सब इंडिपेंडेंट है और ये पूरा एक ही एक्सपेरिमेंट है। कुछ लोगों को ये डिजिट और अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लगते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इतना अलग कर लेते हैं, 26 इंटू 25 कर लिया, 10 इंटू 9 इंटू 8 कर लिया। अब आपस में नहीं समझ में आता है कि इनको हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें। तो डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स में डिफरेंशिएट नहीं करना है। ऑलमोस्ट हमें अपना काम समझना है। काम क्या है हमारा? काम है नंबर प्लेट बनाना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ अल्फ़ाबेट फिल करे जा रहे हैं, यहाँ डिजिट्स फिल करे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये मान के चलते हैं कि पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा। तो यहाँ के लिए 26 वेज, दिस इज 25 वेज, दिस इज 9 वेज। जो यहाँ आ चुका है, लेट से यहाँ 1 आ चुका है, अब यहाँ 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। टोटल 10 डिजिट होती हैं, लेकिन 0 आ सकता है। तो अब कितनी डिजिट्स बची? 9। 2 डिजिट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो अब कितनी डिजिट्स बची? 8। 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8, दिस इज द आंसर। तो यूजुअली ज़्यादातर बुक्स में यही मिलता है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर में 0 अलाउ नहीं होता है। लेकिन बाई चांस अनफॉर्चुनेटली मैच ना करे तो इस बारे में भी सोच सकते हो तुम लोग कि इन सबको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 अलाउ कर दिया नंबर प्लेट पे। लेकिन जब भी नंबर बनाना होगा, नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो हम देखेंगे 0 अलाउड नहीं होता है फर्स्ट प्लेस पे। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब आई थिंक अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए इसकी। 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 से बनाना है। 5 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 से विदाउट रिपीटिशन। तो इसका सिंपल तरीका है, 5 बॉक्सेस बना लें। 5 बॉक्सेस को 1 बाय 1 फिल करने में 5 एक्सपेरिमेंट हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये 5 एक्सपेरिमेंट्स हो गए पहले बॉक्स को फिल करना। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि पहले बॉक्स को हम पहले फिल करें, बीच वाले बॉक्स को भी पहले फिल करा सकता है।
पहले बॉक्स को फिल करने के 5 तरीके, एंड बोला गया है विदाउट रिपीटिशन, तो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, ये लॉ है हमारे लिए, इसको मानना है, और लॉ को मानने से हम डिपेंडेंट नहीं होते। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, सेकेंड प्लेस को फिल करना 4 तरीके, तीसरा एक्सपेरिमेंट है थर्ड प्लेस को फिल करना 3, चौथा एक्सपेरिमेंट 2, पांचवा एक्सपेरिमेंट 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल एंड दैट इज 120। अब इसी तरह से 3 डिजिट नंबर है, तो 5 4 3। अच्छा, ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो ये बात फिर से समझ में आनी चाहिए। रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अगर 5 यहाँ लेट से ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 के अलावा कुछ भी आ सकता है, 3 के अलावा कुछ भी आ सकता है क्योंकि यहाँ बोला गया है रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, मान लो किसी की फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और उनको डिनर पे इनवाइट करा गया, और जहाँ पे भी हम गए हैं वहाँ पे 6 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सपोज कर लो किसी के फादर आए और बीच में यहाँ बैठ गए, जिस भी फैमिली के मेंबर हैं, तो अगर यहाँ बैठ गए तो ऑब्वियसली हम इस चॉइस को भूल जाते हैं। ऑब्वियसली कहीं पे बैठना होगा, यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, कहीं पे ही बैठ जाएंगे, तो इस वजह से हम डिपेंडेंट नहीं हुए कि ये यहाँ पे बैठ गए, यहाँ नहीं बैठ पा रहे। तो इस बात को सोच सकते हो अपने आप इस तरह की एग्जाम्पल बना करके। तो 3 यहाँ पे आ गया तो यहाँ कुछ भी आ सकता है 4 में से, यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ 3 2 अगर कंज्यूम हो गया तो बचे कौन से डिजिट्स 1 4 5, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है एंड सो ऑन। तो ये इंडिपेंडेंट है, तो सेकंड एग्जाम्पल हो गया। और एट द सेम टाइम हम बता सकते हैं, जैसे कि एट द सेम टाइम का कंसेप्ट यही हुआ कि हम जैसे सोचा घर से एक पॉकेट मनी लेनी है, तो एट द सेम टाइम हम सोच लेते हैं, हाँ लेट से मान लो किसी को 5000 मिल सकते हैं, तो सोच लेगा कि 5000 लेना है। 1 बाई 1 नहीं फिल करता है कि पहले डिजिट फिल करी, फिर ये फिल करी, फिर ये फिल करी, फिर ये फिल करी, तब ओके। या किस कंपटीशन में कोई रैंक लानी है, किसी को पता है कि हमें अंडर 50 रैंक लानी है या कोई भी एक रैंक लानी है, तो वो एट द सेम टाइम दिमाग में आ सकती है। उसके लिए डिजिट्स 1 बाई 1 फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो एट द सेम टाइम हम बोल सकते हैं कि ये नंबर बना लो तुम 5 4 3 2 1, ये एक नंबर हो गया 5 डिजिट नंबर। तो एट द सेम टाइम हो सकता है, और एंड अंडरस्टूड है, पहली डिजिट भी फिल करनी है, एंड दूसरी भी, एंड तीसरी भी, एंड चौथी भी, एंड पाँचवीं भी। और उसको तुम रिलेट, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, उनको 6 चेयर्स में बैठना है, इसको इससे रिलेट कर सकते हो। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं जो पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बस उसमें सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, कंसेप्ट वही लगेगा। अब 3 डिजिट नंबर बनना है तो ऑब्वियसली अब समझ में आ रहा होगा। अब इस बारे में खुद से भी सोच सकते हो कि क्यों इंडिपेंडेंट है, एट द सेम टाइम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एंड लिखा है कि नहीं लिखा है, या अंडरस्टूड है, या कोई भी डाउट हो तो उसको मेंशन करो। ABCDE 4 लेटर वर्ड बनाना है विदाउट रिपीटिशन, तो 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। कितने लेटर्स हैं? 5। यहाँ के लिए 5 चॉइस, यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2। 120 इज द आंसर। मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब मेरे ख्याल से खुद सोच सकते हो तुम लोग चारों स्टेप्स। पहला स्टेप एक्सपेरिमेंट फॉर्म करना, पहले प्लेस को फिल करना एक्सपेरिमेंट 1, दूसरे प्लेस को फिल करना एक्सपेरिमेंट 2, तीसरे प्लेस को फिल करना एक्सपेरिमेंट 3, चौथे प्लेस को फिल करना एक्सपेरिमेंट 4। उसको करने के वेज 5 4 3 2 क्या इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर बोला गया है विदाउट रिपीटिशन तो उसको हमें मानना है, इसको मानने से हम डिपेंडेंट नहीं होते। एट द सेम टाइम एक वर्ड बनाया जा सकता है। वर्ड इज एन अरेंजमेंट। जैसे कंसिडर करो तुम्हारा नाम जो भी है, नेम, लेट्स से तुम्हारा नाम अमित है, तो ऑब्वियसली अगर नाम तुम्हारा रखा गया होगा तो एट द सेम टाइम ये चीज़ दिमाग में आ गई होगी, जिसने भी रखा होगा अमित नाम रखना है। ऐसा नहीं सोचा होगा उसने कि पहले प्लेस पे ए फिल कर दें, फिर लास्ट प्लेस पे टी फिल कर दें, फिर बीच में यहाँ आई ले आए,
फिर सेकंड लास्ट प्लेस पे हम कर दें, अब ये नाम हो गया हमने, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होता है। ओके, तो एट द सेम टाइम कोई भी वर्ड बनाया जा सकता है कि पहले प्लेस पे डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। एट द सेम टाइम ये वर्ड हमारे माइंड में फ्लैश कर सकता है। और एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट होती है, जब भी वर्ड वगैरह बनाते हैं तो विद और विदाउट मीनिंग, उसके मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है विद रिपीटिशन। विद रिपीटिशन मतलब कोई भी लेटर कहीं भी कितने बार भी रिपीट हो सकता है। तो यहाँ के लिए 5 चॉइस, यहाँ के लिए भी 5, यहाँ के लिए 5, तो दिस इज 5 to the power 4। नेक्स्ट, ए हॉल हैज 12 गेट्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डिफरेंट होना और आइडेंटिकल होना, मतलब सेम होना। अच्छा, कुछ चीज़ें भी वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे। कुछ चीज़ें तो हमेशा ऑब्वियस है कि वो आइडेंटिकल हैं, जैसे कि काइंड ऑफ वेजिटेबल लाइक मैंगो, मतलब जितने भी मैंगोज हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं। जितने भी ऑरेंजेस हैं, वेजिटेबल्स हो गई एक टाइप की, वो सारी आइडेंटिकल हैं। अब कुछ जगह प्रॉब्लम आती है कि वो डिफरेंट हैं कि आइडेंटिकल हैं, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जैसे गेट्स की बात करी गई है, नहीं मेंशन्ड है तो मान के चलो कि डिफरेंट है। कुछ चीज़ें बीच की होती हैं जो डिफरेंट भी हो सकती हैं, आइडेंटिकल भी हो सकती हैं। पर्सन की बात करी जाए तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट्स की जब बात करते हैं, लाइक जैसे कि हमने बताया कि फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, एक टाइप के फ्रूट्स की बात करें, तो आइडेंटिकल है। वो भी आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग वन बाय वन। तो 12 गेट्स हैं, ऑब्वियसली वो डिफरेंट हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू अदर गेट। तो एंटर करना इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एंटर करना इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और उसके 12 तरीके हैं। किसी भी गेट से वो एंटर कर सकता है। और एग्जिट के चूंकि कंडीशन लगा दी गई कि एग्जिट में जिस गेट से गए हो वहाँ से बाहर नहीं आना है, तो 11 वेज। ओके, तो एंटर करने के 12 वेज, एग्जिट करने के 11 वेज। ऑब्वियसली जिस गेट से एंटर करें उस गेट से एग्जिट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है। 12 में से किसी भी गेट से हम एंटर करें हो, उस गेट को छोड़ दो, उसके अलावा हम कहीं से भी एग्जिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी देखने गए, तो मूवी में एंटर का गेट अलग होता है और एग्जिट का गेट अलग होता है। तो कभी भी हमने माइंड नहीं करा होगा, और ये चूँकि मैथ्स नहीं है, ये यही सब है जो डेली लाइफ में करते हैं, कहीं माइंड नहीं करा होगा कि यार क्यों हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं और एग्जिट यहाँ से कर रहे हैं। इस चीज़ को लेके हमने कभी क्वेश्चन नहीं करा होगा। तो ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही है, उनका सिस्टम है, इसको फॉलो करते हैं हम लोग। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, एंटर इस गेट से करना है, एग्जिट किसी और गेट से करना है। तो दीज आर इंडिपेंडेंट। और एट द सेम टाइम बिल्कुल हमें ऐसे हॉल में ढूंढना नहीं है कि पहले ऐसा हॉल ढूंढे जहाँ पे 12 गेट हों, फिर जाएंगे और आएंगे। ऑब्वियसली हम एट द सेम टाइम कॉपी पेन में बताना है, और हम बता सकते हैं कि इस गेट से एंटर कर लेना G10 से और एग्जिट कर लेना G6 से। गेट के नाम मान लेते हैं, तो एट द सेम टाइम हो सकता है। एंड यहाँ पे बाय द वे लिखा हुआ है। और पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा तभी होगा जब एंटर भी करें और एग्जिट भी करें। तो एंटर करने के 12 तरीके और एग्जिट करने के 11 तरीके। दीज आर नंबर ऑफ वेज, सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स। अच्छा, पॉकेट्स की बात करी गई, छोटे छोटे से कंफ्यूजन है, अगर इसको याद रखोगे अच्छा रहेगा। ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स नहीं मेंशन्ड है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट भी हो सकती हैं, आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, तो उसको हम डिफरेंट मान के चलेंगे। 3 मार्बल्स, ये भी क्या है, डिफरेंट है। इन हाउ मेनी वेज कैन चाइल्ड पुट दीज मार्बल्स इन द पॉकेट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें अक्सर स्टूडेंट उल्टा करता है क्वेश्चन सॉल्व।
तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कि हमारा काम क्या है, हमसे काम क्या बोला गया है। हमसे बोला गया है मार्बल्स को पॉकेट में रखना। पॉकेट में हमारे पास 3 मार्बल है और 4 पॉकेट है। सपोज कर लो मार्केट गए और 3 मार्बल्स खरीदी हमने और हमारे पास जीन्स में 4 पॉकेट हैं। तो हमारा एजेंडा यही होता है कि हम ये मार्बल किसी भी तरह से पॉकेट में रख लें। ये मार्बल ले करके आना हमारा एजेंडा होता है। ये एजेंडा नहीं होता है कि एक एक मार्बल तीन पॉकेट में रखेंगे या तीनों मार्बल एक पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसको ले करके आना मतलब मार्बल को पॉकेट में रखना हमारा एजेंडा है। कोई भी सामान हमने खरीदा और हमारे पास 3 बैग हैं, 4 बैग हैं, तो हमारा एजेंडा क्या होगा, वो सामान घर तक आना चाहिए। किस बैग में आया ये बात इररिलेवेंट है, तो ये चीज़ यहाँ समझनी होगी। और हमारा काम है मार्बल को पॉकेट में रखना। तो हम मार्बल के लिए चॉइस देखते हैं। इसमें हमेशा उल्टा करते हैं लोग। तो 3-4 एग्जाम्पल अभी हम करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। हम किसके लिए चॉइस देखेंगे, मार्बल के लिए। 3 मार्बल हैं, मार्बल 1, मार्बल 2, मार्बल 3। एक्सपेरिमेंट 1 है, मार्बल 1 के लिए चॉइस देखना। एक्सपेरिमेंट 2 मार्बल 3 के लिए, एक्सपेरिमेंट 3 मार्बल 3 के लिए चॉइस देखना। इसके लिए 4 चॉइस हैं, 4 में से किसी पॉकेट में आ जाएगा। अब देखो उसके बाद फिर डाउट होता है, या अननेसेसरी ये डाउट आता है कि एक मार्बल एक पॉकेट में आ गई तो उसमें दूसरा मार्बल बिल्कुल आ सकता है। फिर दूसरे मार्बल के पास 4 पॉकेट, 4 चॉइस। तीसरे मार्बल के पास 4 चॉइस। ये चॉइस हो गई, नंबर ऑफ वेज हो गए। अब क्या ये इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल दिख रहा है। किसी मार्बल में, किसी पॉकेट में कोई भी मार्बल आ सकती है, इंडिपेंडेंट है। और एट द सेम टाइम हम मार्बल को पॉकेट में रख सकते हैं। जैसे सपोज कर लो, उसको रिलेट कर लेते हैं। बैंक घर से भेजा गया और 10,000 रुपीज़ हमें निकाल के लाने। 500 रुपीज़ के 20 नोट्स होंगे। बाय द वे 500 रुपीज़ के नोट्स आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन उस बात को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमारा एजेंडा यही है। अब ऐसा नहीं कि हम 20 पॉकेट वाला पैंट पहन के जाएंगे और सब में अलग अलग एक 500 का करेंसी रखेंगे। किसी भी तरह से ये 10,000 हमें घर तक ले करके आएंगे। तो कैसे भी रख सकते हैं, 5,000 एक पॉकेट में, 5,000 एक पॉकेट में, 5,000 एक पॉकेट में, 2,000 एक पॉकेट में, 3,000 एक पॉकेट में। तो कैसे भी रख सकते हैं। और 10,000 भी एक पॉकेट में रख सकते हैं। तो एट द सेम टाइम हम रख सकते हैं। इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो। तो एट द सेम टाइम कैश काउंटर से हटते हो तो एट द सेम टाइम पॉकेट में वो चीज़ रखी जा सकती है। और एंड यहाँ अंडरस्टूड है। पहली मार्बल को भी रखना है, एंड दूसरी को भी रखना है, एंड तीसरी को भी रखना है। ऑब्वियसली घर से बोला जाएगा 10,000 निकाल करके लाने हैं, तो फिर ये नहीं बोला जाता है कि पूरे ले करके भी आना। ये बात अंडरस्टूड होती है कि हम 10,000 निकाल रहे हैं तो पूरे ले करके ही आएंगे। ये नहीं कि 5,000 घर ले और 5,000 वहीं छोड़ा। तो ऑब्वियसली 3 मार्बल हैं तो 3 मार्बल को पॉकेट में रखना ही है। तो इस वजह से नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके। दीज आर नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। देयर आर m men हैं। men ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, मान लेते हैं। जैसे m और n से बात नहीं समझ में आती है। 10 men हैं और n monkeys हैं। n monkeys मान लेते हैं। 20 monkeys हैं। m n से बड़ा है। इफ अ मैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी, को किसी मैन के पास कितने मंकी हो सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज एवरी मंकी हैव अ मास्टर, हर एक मंकी का एक मास्टर होगा। तो जहाँ पे लिखा होता है इन हाउ मेनी वेज, वही हमारा काम है। एवरी मंकी हैव अ मास्टर मतलब मंकी का मास्टर बनाना। मंकी को मास्टर अलॉट करना। तो हम चॉइस किसके लिए देखेंगे, जो हमारा काम होता है उसके लिए चॉइस देखते हैं।
ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मंकी कम इम्पॉर्टेंट है, ये सब इररिलेवेंट है। तो हर एक मंकी के लिए चॉइस देखेंगे। पहले मंकी के पास 10 चॉइस, 10 में से कोई भी मैन उसका मास्टर हो सकता है। दूसरे मंकी के पास 10 चॉइस, तीसरे मंकी के पास 10 चॉइस, 20th मंकी के पास 10 चॉइस। हर एक के पास 10 चॉइस है। अब इस बारे में सोच सकते हो इंडिपेंडेंट है, किसी भी मंकी का कोई भी मास्टर हो सकता है। एट द सेम टाइम हम मास्टर अलॉट कर सकते हैं किस मंकी का कौन मास्टर होगा। और एंड अंडरस्टूड है, जितने भी मंकी हैं सबको मास्टर अलॉट करना है। तो ये जो 10 है वो 20 बार मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से हर एक मंकी के पास m चॉइस है, तो m टू द पावर n इज द आंसर। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। हमारा काम क्या है? हमारा काम मंकी के लिए मास्टर अलॉट करना है। तो मंकी के लिए चॉइस देखेंगे, मैन के लिए चॉइस नहीं देखेंगे। यहाँ एक मेजर डाउट यही रहता है, कुछ लोग m टू द पावर m निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। तो इस बात को ध्यान रखना कि हमारा काम क्या है, मंकी का मास्टर अलॉट करना है। इस वजह से मंकी के लिए चॉइस देखेंगे, मैन के लिए चॉइस नहीं देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, the number of ways in which we can post 5 letters in 10 letter boxes। तो हमारा काम क्या है, लेटर्स को पोस्ट करना। हमसे घर से यही बोला जाता है कि लेटर, ठीक है, बाय द वे इस समय लेटर पोस्ट नहीं करे जाते, पुराने एग्जाम्पल्स हैं ये सब, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेटर पोस्ट करना और 10 लेटर बॉक्सेस में। तो हमारा काम है लेटर पोस्ट करना। तो लेटर के लिए चॉइस देखी जाएगी। पहले लेटर के पास 10 चॉइस, दूसरे के पास 10 चॉइस, तीसरे के पास 10 चॉइस, चौथे के पास 10 चॉइस, पांचवें के पास 10 चॉइस। और अब मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेप्स तुम लोग सोच सकते हो एक बार कि इंडिपेंडेंट है, एट द सेम टाइम हम पोस्ट कर सकते हैं लेटर्स को, एंड अंडरस्टूड है, पांचों लेटर्स को पोस्ट करना है। अभी घर से ये नहीं बोला जाता है कि पहले लेटर को पोस्ट करना है, एंड दूसरे लेटर को पोस्ट करना है, एंड तीसरे को करना, एंड चौथे को करना, एंड पांचवें को करना। तो एंड यहाँ पे अंडरस्टूड है, ओके, पांचों लेटर्स को पोस्ट करके आना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 से 1000, सॉरी 10 से 1000, 10 से 1000 के बीच में 2 डिजिट नंबर ही बनेगा, 30, 40 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। और 10,000 है तो 4 डिजिट नंबर ही बनेगा, जो कि 10,000 पहला 5 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। यूजिंग 1 2 3 4 5, नो डिजिट इज रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। तो 5 डिजिट है हमारे पास, 0 है नहीं यहाँ पे। अगर 0 होता तो हम 2 डिजिट नंबर में ये सोचते कि वो नंबर कहीं 10 तो नहीं हो जाता है, जो आगे एग्जाम्पल्स में आएगा। तो 2 डिजिट नंबर के लिए रिपीट करनी नहीं डिजिट, तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, रिपीट नहीं करनी। यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3। अब ये बात समझ में आ रही हुई क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 60, this is 5 into 4 into 3 into 2, 120। ऑब्वियसली इन सबको ऐड कर देंगे, ये अलग अलग काम है। 2 डिजिट नंबर अलग बनाना है, 3 डिजिट नंबर अलग बनाना है, 4 डिजिट नंबर अलग बनाना है। तो नंबर ऑफ वेज को ऐड कर दिया जाता है। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, जैसे कि मार्केट में कुछ सामान लेने गए, 20 रुपए की वेजिटेबल ली। अच्छा, यहाँ पे अननेसेसरी कन्फ्यूजन होता है। अगर बात इस तरह से करी जाए तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। 20 रुपए की वेजिटेबल ले ली, 60 के फ्रूट्स ले लिए और 120 की ग्रोसरीज ले ली। अब बताओ टोटल कितने रुपीज़ हो गए। तो कभी सपने में भी नहीं सोचोगे कि इन सबको हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्वियसली इनको क्या करा जाता है, ऐड करा जाता है। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे क्या होंगे, ऐड होंगे। तो डिजिट्स आर रिपीटेड, तो 2 डिजिट नंबर में 5 इंटू 5
3 डिजिट नंबर में 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 डिजिट नंबर में 4 बार 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब आई थिंक बेहतर खुद समझ सकते हो क्यों मल्टीप्लाई करा जा रहा है, और इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज वर्ड हिस्ट्री। इस बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी कोई भी वर्ड दिया जाएगा तो उसमें जो भी लेटर जितने बार होता है, हिस्ट्री में आई थिंक दिख रहा है 7 लेटर्स हैं और सारे डिफरेंट हैं, वो लेटर उतने बार ही आएगा। इस बात को याद रखना होगा। जैसे कोई एक वर्ड आ गया एप्पल, एप्पल में पी 2 बार आ रहा है, तो उससे जो भी वर्ड हम बनाएंगे उसमें भी पी 2 बार आएगा, ए एक बार आएगा, एल एक बार आएगा, ई एक बार आएगा। जब डिस्क्रीट लेटर्स दिए जाएं तो वहाँ पे विद रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन हमें बताना पड़ता है। लेकिन अगर कोई वर्ड दिया जाता है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बाय द वे इनिशियल लेवल में बता दिया है, ईच लेटर इज यूज एट मोस्ट 1 टाइम। तो 4 लेटर वर्ड बनाना है, 7 लेटर्स हैं। Find 4 letter word that can be formed using the letters of the word this। तो 7 चॉइस यहाँ के लिए, 6 चॉइस यहाँ के लिए, 5 चॉइस यहाँ के लिए, 4 चॉइस यहाँ के लिए। इन सबको इनको मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 840। और ये बात खुद समझ सकते हो कि क्यों मल्टीप्लाई करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स ओनली कॉन्सोनेंट। तो देखते हैं, हिस्ट्री, आई वोबल होता है, आई इज द वोबल, ओ इज द वोबल, 2 वोबल्स हो गए और 5 कॉन्सोनेंट्स हो गए। ओके, और सारे डिफरेंट हैं। तो कितने 4 लेटर वर्ड बनेंगे जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट आए। तो कॉन्सोनेंट 5 ही है और हर एक लेटर एक बार ही यूज़ होता है। यहाँ मेंशन्ड है, वैसे यूज़ करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि जब भी वर्ड दिया जाएगा तो हर लेटर जितने बारी इस वर्ड में आ रहा है उतने बारी ही आता है। तो यहाँ के लिए 5 चॉइस, यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2, मल्टीप्लाई कर दो तो 120 आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड विथ अ कॉन्सोनेंट। तो ये एक स्पेशल कंडीशन लगाई गई है, जब ये बोला जाए begin and end with a consonant तो पहले ये काम कर लो। 4 बॉक्स बना लिए, यहां पे कॉन्सोनेंट फिल करा, इसके 5 तरीके, यहां कॉन्सोनेंट फिल करा 4 तरीके। तो मेन कंडीशन हमारी हो गई। अब 7 में से 7 लेटर्स में से 2 लेटर्स कंज्यूम हो चुके हैं, तो हमारे पास बचे 5 लेटर्स। तो अब यहाँ के लिए 5 चॉइस और यहाँ के लिए 4 चॉइस, पूरा मल्टीप्लाई कर लो। 25 इंटू 16 इज 400। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड विथ वॉबल। 2 ही वॉबल थे, तो मेन कंडीशन ये है, तो पहले मेन कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ के लिए 2 चॉइस, 2 वॉवल है, यहाँ के लिए 1 चॉइस। 7 लेटर्स थे, 5 बचे, तो यहाँ के लिए 5 चॉइस, यहाँ के लिए 4 चॉइस। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन, अच्छा सॉरी, बिगिन विथ वॉवल, बिगिन विथ वॉवल है, तो बिगिन विथ वॉवल, एंड विथ वॉवल नहीं है, तो यहाँ के लिए 2 चॉइस। अब 1 वोबल कंज्यूम हो चुका है, तो हमारे पास 6 लेटर्स बचे हैं, 6, यहाँ के लिए 5, यहाँ के लिए 4। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, मल्टीप्लाई करके आंसर मैच करा सकते हो। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स वाई, मतलब वाई का होना जरूरी है हिस्ट्री में। तो एक वाई तो हम ले ही लेते हैं, वाई ले लिया। अब बाकी बचे 3 लेटर्स लेने हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहते हैं, NCR वगैरह, डायरेक्टली करना चाहते हैं।
तो पहली चीज तो देखो कि y 4 बॉक्सेस हैं, किसी भी एक बॉक्स में y तो पहले ही फिल कर दो, जो मेन कंडीशन वो पहले लगा दो। 4 तरीके हो जाएंगे y फिल करने के। अब मान लेते हैं y कहीं पे भी एक जगह फिक्स कर दिया, तो अब कितने लेटर्स बचे हमारे पास? 6। तो यहाँ के लिए 6 चॉइस, यहाँ के लिए 5, यहाँ के लिए 4। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, दिस द नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट, बिगिन विथ टी। टी स्पेशली बोला गया टी से स्टार्ट हो, तो टी फिक्स कर दिया। एंड विथ वॉवल, वॉवल कितने होते हैं? 2। 7 लेटर्स थे, 2 कंज्यूम हो चुके, कितने बचे? 5। सिंपल है, 5 चॉइस यहाँ के लिए, 4 चॉइस यहाँ के लिए। 5 इंटू 4 इंटू 2 डेज। और ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई थिंक ये बात समझ में आनी चाहिए। हाउ मेनी बिगिन विथ टी एंड कंटेन्स एस। टी से स्टार्ट है और एस कंटेन करे, तो एस के लिए कितनी चॉइस बच रही है हमारे पास? 3 चॉइस। एस कहीं पे भी जहां मन हो फिक्स कर दो तुम, यहां मन है यहां फिक्स कर दिया। 2 लेटर्स कंज्यूम हो गए, 5 लेटर्स बचे थे हमारे पास, तो यहाँ के लिए 5 चॉइस, यहाँ के लिए 4 चॉइस। 5 इंटू 3, सॉरी, हाउ मेनी बिगिन विथ टी एंड ऑल्सो कंटेन्स एस। ऑल्सो कंटेन्स एस मीन्स यहाँ के लिए तो बिगिन विथ टी, टी को पहले प्लेस पे फिक्स कर दिया। एस के लिए 3 चॉइस हैं, तो ये 3 लिख लिया हमने। एस यहाँ फिक्स कर दिया। अब 2 लेटर्स कंज्यूम हो चुके हैं, हिस्ट्री में 7 लेटर्स थे, तो 5 चॉइस यहाँ के लिए एंड 4 चॉइस यहाँ के लिए। 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी कंटेन्स बोथ वॉवल। 2 वॉवल्स होने ही चाहिए, तो 2 ही वॉवल थे हिस्ट्री में, तो पहले हम 1 2 3 4 वॉवल फिक्स कर लेते हैं। 2 वॉवल हैं और प्लेस हमारे पास 4 है, तो पहला वॉवल लेते हैं, उसके पास 4 चॉइस। दूसरा वॉवल लेते हैं, उसके पास 3 चॉइस, और अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी फिक्स कर दो। यहाँ पे वॉवल आ गया, यहाँ पे वॉवल आ गया। अब यहाँ के लिए 5 चॉइस और यहाँ के लिए 4 चॉइस, 2 वॉवल कंज्यूम हो गए। दिस इज द आंसर। तो आई थिंक कुछ बेसिक समझ में आया होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बात करेंगे इस तरह की मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे।